एक तो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि अगर आपने करनी तो फिर आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि मैं क्यों इस फील्ड से इस फील्ड की तरफ आ रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं इंडिया से पाकिस्तान से जिनकी वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो ये होता है रीज़न कि वो एक नॉर्मल सा कॉलेज भी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इस पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ 4-5 हज़ार 6 हज़ार डॉलर आप जमा करवा के आ जाओ और हाँ भाई, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे चैनल पे आप सबको। तो आज बात करेंगे कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका, अगर आपने कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे आपकी वीज़ा रेशो अच्छी हो जाती है। वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने करनी है, सिंपल और आसान सी चीज़ें हैं, आप वो चीज़ें करो, ठीक है। तो आपका जो है ना स्टडी वीज़ा के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन आपको पता है जैसा कि रिजेक्शन वीज़े में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये 3-4 चीज़ें आप शुरू से एहतियात करो इनमें, तो आपकी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज भी है उसको भी फॉलो करें, तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है, आपने देखना है कि आपकी जो फील्ड है, आपकी अगर मेडिकल की फील्ड है तो आपने मेडिकल के कोर्स में आना है, ठीक है, मेडिकल की फील्ड में आना है। अगर आपकी आईटी की फील्ड है तो आपने आईटी की फील्ड में आना है। अगर आपकी जनरल कोई बिज़नेस की फील्ड तो आपने बिज़नेस की फील्ड में अप्लाई करना है, उसी कोर्स में आना है। अगर आपने फील्ड चेंज करनी है तो फिर एक तो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि अगर आपने करनी तो फिर आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि मैं क्यों इस फील्ड से इस फील्ड की तरफ आ रहा हूँ, मेरा रुझान उधर क्यों ख़त्म हो गया और इधर क्यों है, तो ये आपने बताना है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि रिजेक्शन में मेरे 2-3 दोस्त हैं मैं जिनको जानता हूँ, उनकी रिजेक्शन में यही आता है क्योंकि उन्होंने अपना पॉइंट चेंज कर दिया था, अपनी फील्ड चेंज कर दी थी, मेडिकल से आईटी की तरफ आ गया या आईटी से मेडिकल की तरफ चले गया या किसी और फील्ड में। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है, तो भाई वो ये है कि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं इंडिया से पाकिस्तान से जिनकी वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो ये होता है रीज़न कि वो एक नॉर्मल सा कॉलेज, ठीक है, क्योंकि कनाडा में भी कॉलेज की कैटेगरीज है, कुछ अच्छे कॉलेज हैं, कुछ थोड़े लो ग्रेड के कॉलेज हैं। लो ग्रेड मतलब कि उनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी भी ऐसी हैं, ठीक है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि एक आम सा कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, और जिसकी फ़ीस भी कम होती है, कोर्स भी कोई जनरल सा कोर्स होता है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी अगर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी भी कोई ऐसी अच्छी रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटी नहीं लेते। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि उनकी रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके कोर्स की रेपुटेशन या उनके कॉलेज की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। कोर्स तो चलो पहले बात होगी कि कोर्स को आपने अपना फील्ड का कोर्स लेना है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने पाकिस्तान से इंडिया से स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी आपने देखनी है, जिसकी 1-2,000-3,000 डॉलर ज़्यादा फ़ीस हो। आपने ज़्यादा उस पर नहीं देखना, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आपका वीज़ा लग गया तो वो आप यहाँ पे आके आप कर सकते हो आपने जो करना है। लेकिन आपने पाकिस्तान से इंडिया से ये कोशिश करनी है कि आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, ठीक है। तो भाई तीसरी कौन सी ऐसी चीज़ है, तो तीसरी ये है कि अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है इंडिया से पाकिस्तान से, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जितनी ज़्यादा फ़ीस आप पे कर सकते हो आप उतनी ज़्यादा फ़ीस पे करो। आप कोशिश करो कि आप 1 साल की फ़ीस पे करके आओ। अगर आप 1 साल की फ़ीस पे करके आओगे तो मास्टर्स का कोर्स 1 साल का होता है, तो आपकी तो पूरी फ़ीस हो जाएगी। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो डिप्लोमा पे 2 साल की कोर्स है, ठीक है, 2 साल की फ़ीस है, तो आपने 1 साल की अगर पे करके आएगा, दूसरी आपने उनको शो करवा दी, आपने जीएसी में शो करवा दी, तो आपके वीज़ा रेशो से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ 4-5 हज़ार 6 हज़ार डॉलर आप जमा करवा के आ जाओ और या एक सेमेस्टर की करवा के आ जाओ, तो उस पर यह फिर इम्पैक्ट पड़ता है कि इसने काफ़ी कम फ़ीस पे की है, ठीक है। तो उनसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो देखते हैं कि यार इसमें पैसे थोड़ा सा जमा करवाएं, बाकी उसके बाद अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी ना हो या आपने जीआईसी भी ना जमा करवाई हो तो फिर वीज़ा रेशो पे इस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितनी ज़्यादा फ़ीस जमा करवा सकते हो आप करवाओ, तो आपको यहाँ पे आके आसानी होगी। चलो आपकी एक ज़हनी तौर पे आप परेशान नहीं होंगे। एक तो ये इसका आपको भी फ़ायदा है, दूसरा ये कि आपकी वीज़ा रेशो भी इससे बढ़ जाएगी। तो भाई एक और चीज़ है वो ये कि आप कोशिश करो कि आप डिप्लोमा में ना हो, आप किसी डिग्री में, अगर आपने बैचलर्स कर लिया है अपनी मुल्क में तो आपने यहाँ पे आना है मास्टर्स के लिए, तो आप किसी मास्टर्स की
की यूनिवर्सिटी और साथ में अपना मास्टर्स के लिए आओ। लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे भी मास्टर्स कर लेते हैं या बैचलर कर लेते हैं और यहाँ पे फिर डिप्लोमा में आते हैं, ठीक है। मतलब आपने ऑलरेडी 16 साल वहाँ पे पढ़ा हुआ है या 18 साल पढ़ा हुआ है और फिर यहाँ पे भी आप आके दोबारा 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, जो कि +2 के बाद होता है, तो उससे भी आपके वीज़ा रेशो पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि आप डिप्लोमा में ना हो, आप डिग्री में आओ, ठीक है। चाहे वो 3 साल की हो, 2 साल की हो, चाहे वो 1 साल की हो, 1 साल मास्टर्स के लिए, 3 साल बैचलर्स के लिए। तो आप कोशिश करो कि आप बैचलर्स के लिए आओ तो आप डिग्री में हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी जितनी ज़्यादा फैमिली टाइज आप शो करवा सकते हो आपने करवाना है। फैमिली टाइज में ये आता है कि आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई घर है, छोटी सी चीज़ भी जिसकी थोड़ी सी भी वर्थ है, कोई गाड़ी है, कोई ज़मीन है, कोई अपार्टमेंट है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ थोड़ी है, ठीक है, तो आप वो ज़रूर उसके साथ अटैच करो। आप फिर फैमिली का FRC ये लगाओ। अगर आपकी शादी हुई, आपने अपने बच्चों का अपनी फैमिली का MRC लगाना है, फिर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना है। तो इससे आपकी जो है ना वीज़ा रेशो काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि इसके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, तो आपका वीज़े के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसने वापस जाना है, क्योंकि इसके पीछे फैमिली है, इसके बच्चे हैं, इसकी जो है ना माँ बाप हैं सारे। तो ये है कि इससे भी काफ़ी इस पे फ़र्क पड़ता है। और लास्ट जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आप नॉन एससी से अप्लाई कर रहे हो और आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है, तो कोशिश करना है आपने कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो 5 से 6 महीने की। लोग क्या करते हैं, किसी से पैसे लेके अकाउंट में रखवा लेते हैं, चाहे वो 1 करोड़ पे हो, ठीक है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए रखवा देते हैं, फिर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो उस पर वीज़ा फिर नहीं लगना। आपने कोशिश करनी कि आपने मेंटेन करना है अकाउंट को 5-6 महीने के लिए। थोड़े पैसे हों, ज़्यादा हों, वो मैटर नहीं करता। एट द एंड जब आपने स्टेटमेंट लगानी है वीज़े के साथ, तो उसमें फिर इतनी अमाउंट हो 50-60 लाख या 5-6 मिलियन 7 मिलियन तक, ये पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो आपकी उससे भी वीज़ा रेशो काफ़ी फ़र्क पड़ती है। अगर आप STs में अप्लाई कर रहे हो तो आपने वैसे ही GST पे करनी है, ठीक है, $10,000 की 1 साल की फ़ीस, तो आपको फिर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 4-5 चीज़ें जो कि आप छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इस पे आपकी वीज़ा रेशो पे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपने वाकई में आप इंटरेस्टेड हो, आप कनाडा आना चाहते हो और आप अपना भी टाइम लगा रहे हो, अपनी फैमिली के सोर्सेज लगा रहे हो और आपका एक प्लान है, आपके फ्यूचर आपने सोचना है, तो ज़रूर आप इन चीज़ों पे कोशिश करो। छोटी छोटी चीज़ें आप इन पे अमल करो तो आपको आपकी वीज़ा रेशो पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा के, विजिट वीज़ा के आपको मिलती रहेगी। और अगर आपका कोई कमेंट है इस बारे में तो आप ज़रूर नीचे बताएं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। बाकी उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।